So next heading is lens makers formula. Lens makers formula. तुमसे पूछते हैं why it is called so. लेंस मेकर्स फॉर्मूले को लेंस मेकर्स फॉर्मूला ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका इस्तेमाल करके लेंस बनाया जाता है. इट इज यूज फॉर मेकिंग लेंस. तो लिखोगे इसमें डैश ऑन. इट इज कॉल्ड सो. इट इज कॉल्ड सो कॉमा एज इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए लेंस. इट इज कॉल्ड सो because it is used for manufacturing of a lens and can be obtained for a convex lens, can be obtained for a convex lens as described below, as described below. Dash लगा. वैसे तो तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ थिन लेंसेज हैं, पतले लेंस, एजम्पशन है, पर पर्टिकुलर सिर्फ एक डेरिवेशन लेंस मेकर्स फॉर्मूले का डेरिवेशन वो हम लेंस को थिक मान के करते हैं. थिन लेंस और थिक लेंस में क्या अंतर होगा? अगर लेंस थिन है तो जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो सारी की सारी बेंडिंग हम इसकी सेंटर लाइन से दिखाते हैं कि रे एंटर करेगी और सारी बेंडिंग कहाँ से दिखाएं? सेंटर लाइन से. और अगर थिक होगा तो जब रे एंटर करेगी तब भी बेंडिंग होगी यहाँ पे और जब एग्जिट करेगी तब भी बेंडिंग होगी क्योंकि दोनों कर्व सरफेसेस हैं. तो रिफ्रैक्शन दो बार होगा, एक बार रे जाएगी रेयर टू डेंसर, एक बार जाएगी डेंसर टू रेयर. तो अगर एक कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूं मैं, अभी तुम्हें कुछ नहीं समझा रहा हूं उसमें, ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस. तो यहाँ एंटर की बेंडिंग हुई. अगर सिर्फ ये फर्स्ट फेस होता, ये ब्लू वाला जो मैंने बनाया नहीं होता, तो ये सिचुएशन होती जैसे इमेज यहाँ बनती. और जब ये सेकंड फेज भी आ गया तो ये जो रे जा रही है ये यहाँ पर फिर से बेंड होगी. बेंड किधर होगी? नॉर्मल अब की बार ये है इस फेस का, ये नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर हटेगी, डेंसर टू रेयर जाएगी, तो इससे भी पास मिलेगी जाके कहीं, वहां इमेज बन जाएगी. तो ये जो इमेज है ये उस इमेज के लिए यानी सेकंड फेज के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी. तो ये सब कैसे होता है हमको सीखना है. एनसीईआरटी में इस वाले डेरिवेशन में 3 डायग्राम बने हुए हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला. तुम्हारे पास चॉइस है, अगर तुम्हें एनसीईआरटी वाला मेथड फॉलो करना है तो वो 3 डायग्राम तुम बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो. पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं कि हम 3 डायग्राम बनाएं, एक डायग्राम से भी काम चल जाता है जिसमें तीनों डायग्राम की डिटेल कंबाइन होकर आ जाती है. तो मेजर डेरिवेशन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ तुमको, उसमें तीनों कंबाइन करके एक ही डायग्राम हम बनाएंगे. सो नेक्स्ट जो तुमने हेडिंग लगाया उस पे 3 नंबर का टैग लगा दो. लेंस मेकर्स फॉर्मूला तुम लिख चुके हो, उसमें लिखोगे इट इज, ये लिख चुके हो शायद तुम, इट कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज. तो सीधे आप डायग्राम बनाना है. जितना तुमने लिख लिया है उसके बाद सीधे डायग्राम बनाना है, फिर हम डेरिवेशन करेंगे. इस रे डायग्राम में एक कॉन्वेक्स लेंस दिखाओगे जिसमें दो कर्व सरफेस है, जिसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल, एल स्टैंड फॉर लेंस. लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत काम का है, इससे बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स नए बनते हैं. अभी देखना कितने सारे कंसेप्ट तुम्हारे आज के लेक्चर में बनने वाले हैं अगर तुम सो नहीं गए. तो इलायची जेब में रख सकते हो मुंह में घुमाने के लिए, एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए किशमिश, इलायची वगैरह वगैरह. चना खा सकते हो, गैस नहीं बनती तो मूंगफली भी खा सकते हो. प्रिंसिपल एक्सिस यहां रखा है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम मीडियम. तो इधर भी क्या है म्यू एम. अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करूं, ये पहले रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं. माना कि एक रे जा रही है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस,
क्योंकि वो इस लेंस के ऑप्टिक सेंटर से पास होगी, इसके ऑप्टिक सेंटर को सी से दिखा, अनडिवाइडेड स्ट्रेट निकल जाएगी सीधी। दूसरी रे माना कि यहां कहीं पॉइंट ए पर इंसिडेंट है, आफ्टर रिफ्रैक्शन किधर जाएगी वो जानने के लिए हमको नॉर्मल लोकेट करना होगा। नॉर्मल लोकेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो फर्स्ट फेस है इसका स्फीयर कंप्लीट करता हूं, जिससे मैं इसका सेंटर लोकेट कर सकूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। अगर मैं C1 को जोड़ते हुए यहां पे एक लाइन खींचूं तो वो नॉर्मल होगा। तुम्हारे पास चॉइस है, तुम पूरी लाइन दिखाना चाहो तो दिखाओ C1 से, नहीं दिखाना चाहते हो तो रेफरेंस ले लो C1, लाइन आधी अधूरी खींच सकते हो सिर्फ ऐसे, और इसको लिख सकते हैं नॉर्मल N1। यहां पर ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, रे रिफ्रैक्ट होगी, बेंड होगी, नॉर्मल के पास है, नॉर्मल के पास है। अगर सेकंड सरफेस यहां पर है नहीं, सपोज नहीं, दिस इज फर्स्ट फेस, दिस इज सेकंड फेस, सेकंड फेस नहीं तो इधर पूरा मीडियम क्या है, यही म्यू एल वाला, तो ये रे आगे तक जाएगी जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, और जहां पर जाकर इसको मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, वहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज। डिस्टिंग्विश करने के लिए इसमें मैं 2 एरो लगा देता हूं, जबकि इसमें एक एरो है। इस इमेज को हम दिखाते हैं आई डैश, क्योंकि फाइनल इमेज नहीं, वास्तव में इमेज यहां नहीं बन रही, यहां कोई इमेज बन ही नहीं रही, क्योंकि ये सेकंड फेस मौजूद है। तो ये सेकंड फेस फिर से बेंड करेगा रे को, तो कितना बेंड करेगा, किधर बेंड करेगा वो जानने के लिए इसका नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो मैं इस स्फीयर को कंप्लीट करता हूं, इसका सेंटर लोकेट करते हैं सपोज C2। इसके रेफरेंस से अगर मैं लाइन खींचता हूं, जैसे मैं C2 को इस पॉइंट से मिलाऊं, इस पॉइंट को मान लो B, तो लाइन कुछ ऐसे जाएगी, जरूर नहीं पूरी लाइन खींचे, यहां से भी खींच सकते हैं अधूरी। तो दिस इज नॉर्मल N2, N1 N2, क्योंकि रे जा रही है डेंसर टू रेयर, नॉर्मल से दूर हटेगी, दूर अगर हटती है तो इस रास्ते पे तो वैसे ही जा रही थी, दूर हटने का मतलब और पहले चली जाएगी, तो पहले ही फोकस हो जाएगी, यहीं मिल जाएगी, तो एक्चुअल में इमेज यहां बनेगी, फाइनल इमेज। तो जो वेरियस डिस्टेंसेस हमको दिखानी है वो डिस्टेंस हम दिखाएं C से, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस U, जो साइन कन्वेंशन मिरर के लिए लगाते हैं सेम साइन कन्वेंशन लेंस के लिए फॉलो होता है। अंदर से कितना होता है, मिरर में जो रोल पोल प्ले करता है वो रोल लेंस में ऑप्टिक सेंटर प्ले करता है। आई तक की दूरी इमेज डिस्टेंस V, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं ऐसे दिखा सकता हूं, दिस इज R1। ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, तुमको ये भी सीखना है हाउ टू रिप्रेजेंट द थिंग, अलग अलग चीजों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए डायग्राम में। ऐसे ही R2 को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सेकंड फेस R2। बनाते चलो स्टेप बाय स्टेप। अब जो आई डैश है वो इंटरमीडिएट इमेज कहलाती है, जिसको फर्स्ट फेस ने बनाया, तो उसकी डिस्टेंस को भी हम मेंशन करते हैं, क्योंकि वो आई डैश है तो उसकी डिस्टेंस को हम दिखाते हैं V डैश, दिस डिस्टेंस इज V डैश। रे डायग्राम कंप्लीट हो गया, डेरिवेशन कर सकते हैं, सारे डिटेल आ गए। रे डायग्राम बनाने को लेकर जो भी बात तुम्हें समझ में नहीं आई है, लॉजिक समझ में नहीं आया, कैसे बन गया, क्या हुआ, पूछो पूछो क्या। ये है पहला फेस जिसमें कुछ कर्वेचर है, जैसे ये जो चश्मे का लेंस है, फ्रंट फेस का कर्वेचर अलग होएगा, इनर साइड का कर्वेचर अलग होगा, तभी लेंस की तरह काम करेगा। अगर दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो गया, जैसा कि गॉगल्स में होता है, तो इसकी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर 0 होगी, तो लेंस की तरह काम नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट फेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर
फर्स्ट फेज कौन सा है? ये वाला है, उसको इधर दिखा दिया। ये जो R1 है वो है C1A, और ऐसे ही जो R2 सेकेंड फेज है वो है C2B। C2B is R2, C1A is R1। और कुछ? अगर मैं तुमसे पूछूं कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव होगी साइन कन्वेंशन के हिसाब से, तो क्या जवाब होगा तुम्हारा? R1 is उधर नपेगी, R1 is पॉजिटिव, R2 is नेगेटिव। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। जो स्टेट बोर्ड वाले हैं पूरा डिस्क्राइब करेंगे अपने वर्ड्स में क्या क्या हो गया है यहाँ पे। जो बनाया है उसको लैंग्वेज में लिखेंगे। सीबीएसई वाले सीधे लिखेंगे सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर। SID डॉट डैश डैश। फिर हम सीधे इसकी मैथमेटिक्स पे आ जाएंगे। इन फिगर शोन comma refraction take place at two curved surfaces. Refraction take place at two curved surfaces. First term। तुम्हें यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखना होगा जिसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे विदाउट डेरिवेशन। We know that, next line, we know that comma for refraction at a curved surface, कौन सा फॉर्मेट यूज करोगे? ये ऊपर वाला या नीचे वाला? ये वाला। तो लिखोगे μ2 माइनस μ1 अपॉन r इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। लिख दो। ये हमें पता है कर्व सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए ये वैलिड है। इसको हम बारी बारी से दोनों फेसेस के लिए लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में लिखोगे नाउ अप्लाइंग द अबव फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट फेस। अप्लाइंग द अबव फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट फेस। तो फर्स्ट फेस पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए लगा दें। तो ये है फर्स्ट फेस। मीडियम वन कौन सा है? म्यू एम। मीडियम टू म्यू एल। तो म्यू टू की जगह क्या लिखूंगा? म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन रेडियस की जगह r1 इक्वल टू म्यू टू की जगह म्यू एल। इमेज की डिस्टेंस, फर्स्ट फेस इमेज कहां पर बना रही है? आई डैश की डिस्टेंस है v डैश, तो यहां आएगा v डैश माइनस म्यू एम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फर्स्ट फेस के लिए u। दिस इज इक्वेशन 1। वैसे तो हमें साइन कन्वेंशन भी लगाना चाहिए, u और v को साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिखना चाहिए, बट द फैक्ट इज कॉपी इतनी बारीकी से चेक नहीं होती और हम खाली लिख दें साइन कन्वेंशन इज अप्लाइड, तो कोई चेक करने वाला नहीं तुमने लगाया कि नहीं लगाया, और लगाने के बाद भी रिजल्ट यही आने वाला है, इसलिए हम साइन कन्वेंशन लगाते ही नहीं, रिजल्ट यही आता है। Now writing it for refraction at second phase. Now writing it for refraction at second phase भी लिख सकते हो, surface भी लिख सकते हो। Refraction at second phase या surface। अब क्या हो रहा है? रे अंदर से बाहर जा रही है, अंदर से बाहर जा रही है, तो सेकंड सरफेस ये वाली है, तो μ2 क्या है? μm है, और μ1 है μl। तो वापस से लगाएंगे इस फॉर्मूले को, μ2 की जगह μm माइनस μl। सेकेंड फेज का रेडियस r2 इक्वल टू μm। फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? v डिस्टेंस पर, v माइनस μl अपॉन सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है सेकेंड सरफेस के लिए, सेकेंड सरफेस के लिए आई डैश इज एक्टिंग एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? मान लो मिरर लगाओ, मिरर में इमेज दिख रही है तुम्हें पीछे इमेज, तुमने यहां पे हाथ रखा, इतना ही पीछे दिख रहा है,
और यहाँ हाथ घुमाओ तो हाथ है क्या, टकराएगा कुछ उतना पीछे, तो इसका मतलब ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है, वहाँ एक्चुअल में नहीं है। तो आई डैश की डिस्टेंस है वी डैश, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की जगह आएगा वी डैश। ये समझने का है कि वी डैश क्यों है। इक्वेशन नंबर, क्योंकि इमेज आई डैश सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, बाकी सब आसान है। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड सरफेस साइमल्टेनियसली को एग्जिस्ट करे, दोनों ही एग्जिस्ट करें, तो हम रिजल्ट 1 और 2 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लैंग्वेज में लिखोगे एज बोथ द सरफेसेस कोएग्जिस्ट, as both these surfaces coexist, सह अस्तित्व रखती हैं, coexist, so adding results 1 and 2, adding results 1 and 2 we get, जोड़ो, common factor is mu l minus mu m, remaining यहाँ बचेगा 1 upon r1, क्योंकि ये उल्टा हो गया इसलिए माइनस 1 upon r2 इक्वल टू, ये एक फैक्टर कट गया, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, बाकी बचता है हमारे पास म्यू एम कॉमन, रिमेनिंग 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी। इसमें कंडीशन इंपोज करेंगे। एक तो मैं क्या करूंगा, म्यू एम से डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, और म्यू एल अपॉन म्यू एम को मैं म्यू लिख सकता हूँ, म्यू एल अपॉन म्यू एम यानी सेकेंड अपॉन फर्स्ट इज नथिंग बट म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। तो एक तो वो काम कर देते, तो यहाँ पे आ गया म्यू, क्योंकि म्यू एल अपॉन म्यू एम इज म्यू, ये हो गया 1 म्यू माइनस 1, रिमेनिंग 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये 1 हो गया, खत्म हो गया म्यू एल। अब जो बाकी बचा वहां पर भी साथ में हम अजम्पशन लगा रहे हैं, रेफरेंस साइड में तुम लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर रखो तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली रेज होती है पैरेलल, और पैरेलल रेज कहाँ फोकस होंगी, फोकस। तो रेफरेंस साइड में तुम लिखोगे इफ u इक्वल टू इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखो, देन v इक्वल टू f, तो v की जगह आ जाएगा f, u की जगह आ जाएगा इन्फिनिटी। तो हमें मिल जाएगा फॉर्मूले का फाइनल फॉर्मेट। दस रीअरेंज किया, 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इसी को कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। It is called lens makers formula। क्या लेंस फॉर्मूला यही होता है कि डिफरेंट होता है? हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला अलग है, लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन अभी बाकी है, वो अलग है। लेंस फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन, इसकी एप्लीकेशंस ज्यादा हैं। तुमसे पूछा बताओ अगर लेंस को पानी में डुबो दें तो उसकी फोकल लेंथ पर क्या असर होगा? ये म्यू है विद रिस्पेक्ट टू एयर। एक फीलिंग तुम्हें डेवलप करनी है अपने अंदर कि मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा म्यू उतना ही ज्यादा होगा, डेंसिटी का डिफरेंस बढ़ेगा म्यू बढ़ेगा। तो जब कांच पानी में है तो डेंसिटी का डिफरेंस कम है, कांच हवा में तो डेंसिटी का डिफरेंस ज्यादा है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 पर विद रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8 कम हो गया। पानी में डूब दिया म्यू कम हो गया तो फोकल लेंथ बढ़ गई। तो लेंस की फोकल लेंथ पानी में डालने पर बढ़ जाती है, पर मिरर की फोकल लेंथ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोचकर जवाब दो, तुम चश्मा लगाकर तैर रहे हो पानी में क्योंकि तुम्हें अंदर देखना है, तो वो जो चश्मा तुम्हारा जो नंबर बाहर हवा में है, क्या पानी में भी वो नंबर काम करेगा या वो लेंस वो चश्मा तुम्हें धुंधला दिखाएगा? इसके बारे में सोचना। कि वो चश्मा जो हवा में काम करने के लिए डिजाइंड है, क्या पानी में नंबर बदल जाएगा तुम्हारा या सेम रहेगा? क्योंकि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है पावर।
अगर फोकल लेंथ को मीटर में एक्सप्रेस किया जाए तो पावर आती है डायरेक्टर। तो ये सोचना है तुमको। दूसरा, तुमसे पूछते हैं लेंस गिर के टूट गया, पर टूटा इस तरह से है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं है, म्यू में भी कोई चेंज नहीं है, तो फोकल लेंथ में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं याद आ रहा हूँ तो मैंने एग्जांपल दिया था पिक्चर हेरा फेरी का बाबू भाई, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पर इंटेंशनली चलाकर लेंस को काटा जाए अलग अलग तरह से, क्वेश्चन सॉल्व कर, बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कंपटीशन में भी आते हैं, सीबीएसई में कभी कभी आते हैं। ये एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है f, दोनों साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिंप्लिसिटी हम ये मान लेते हैं सेम। सपोज केस ए, हमने इस लेंस को अलोंग द लेंथ ऐसे काट दिया, तो हर टुकड़े की फोकल लेंथ क्या होगी? अगर इसकी f डैश है तो f डैश किसके बराबर है? इसकी भी f डैश है, कितनी हो जाएगी? हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे ये टुकड़ा काटा, एक फेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो गई कि जीरो हो गई? इन्फिनिटी हो गई। प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो गई, इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो गई। तो इस फॉर्मूले में R2 की जगह आ गया इन्फिनिटी। R1 R2 पहले बराबर थे और साइन कन्वेंशन लगाते थे, R2 नेगेटिव आता था, R1 पॉजिटिव, तो यहाँ आता था 2/R। अब क्या आएगा? 1/R। तो ऊपर 2 का फैक्टर कम हो गया, तो हर टुकड़े की फोकल लेंथ 2f होगी। नहीं, इस फॉर्मूले से भी 2f ही आएगा, चेक करो। और एक दूसरा लॉजिक और है, एक आर्टिकल हम पढ़ेंगे थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। जब तुम डॉक्टर के यहाँ जाते हो आई टेस्ट के लिए, वो तुम्हें एक फ्रेम पहनाता है जिसमें खांचे होते हैं स्लॉट, उसमें अलग अलग लेंस लगा के तुमसे पूछता है, घुमा कर पूछता है अब ज्यादा साफ दिख रहा है, अब ज्यादा साफ दिख रहा है। सपोज जब तुम्हें बिल्कुल साफ दिख रहा है उस समय तुम्हारी राइट आई के आगे 3 लेंस हैं, लेफ्ट आई के आगे 2 लेंस। जब तुम्हें बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो जब तुम्हारा चश्मा बन के आएगा, क्या उसमें भी 3 और 2 लगे रहेंगे? एक ही रहेगा। तो वो क्या करता है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट कर देता है, जिसका फॉर्मूला ठीक वैसे होता है जैसे रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे स्प्रिंग्स का सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसका डेरिवेशन करना है। पर अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लगाता हूँ, ये मान लेता हूँ ये पहला लेंस ये दूसरा लेंस, तो अगर मैं कहता हूँ f/2 तो क्या जोड़ने पर f आएगा? और अगर मैं कहता हूँ 1/f इक्विवेलेंट इज 1/2f प्लस 1/2f, तो f इक्विवेलेंट कितना है? f है। इस लॉजिक से भी पता चल रहा है आपको f डैश इज 2f, दुगनी हो जाएगी ऐसे काटे, और उस फॉर्मूले से तुम लिख कर निकालोगे तो आ जाएगा 2। ऐसे देखने पर तुम्हें लग रहा होगा f/2, बट इट विल बी 2f, comes to f। R2 इज इन्फिनिटी, प्लेन हो गई ना सरफेस, ऐसे काट के 2 टुकड़े कर दिया ऐसे, तुम्हारे पास 2 प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होंगे। तुम इसको R2 मान लो या ऐसे बना लो, इसको R2 मान लो। बी पार्ट, अगला सवाल तुमसे पूछा यही लेंस है पर अब की बार ऐसे काटा है, एंड द फोकल लेंथ इज f डैश फॉर दिस पीस। सब एग्री करते हैं? सेम, नो चेंज। ठीक है, डाउट आ रहा तो पूछ लो, ये क्लियर होता जाएगा तो आगे के सवालों का जवाब बनता चला जाएगा। लिंक है, सीरीज है पूरी क्वेश्चंस, ये समझ में आएगा तो आगे समझ में आएगा, अगर समझ में नहीं आया तो पहले ये क्लियर करो फिर आगे चलें। क्लियर है यहाँ पर? अब मैं इस फॉर्मूले को भी यूज करूँ, ठीक है। आगे के क्वेश्चन सी पार्ट, हमने क्या किया, ऐसे काटा, फिर उसका भी आधा कर दिया।
अब मैं पूछता हूं इसकी फोकल लेंथ बताओ। ठीक है, क्योंकि इसकी एक की थी 2f और ऐसे आधा काटने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे काटा, जो बचा हुआ आधा टुकड़ा था उसको ऑफसेट करके यहां रखा। ऑफसेट, ऑफसेट समझते हो? किसका दिया? प्लेन। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, अगर इसकी फोकल लेंथ f डैश है तो कितनी? बताओ। ऐसे समझो, मैंने हिंट दिया था पहले कभी, अभी हिंट दूंगा तो अभी तुम लिंक कर पाओगे। प्लेन मिरर जिसमें तुम अपनी शक्ल देखते हो, कंघी करते हो, नीचे गिरा टूट गया, फर्श ऊंचा नीचे है, 4 टुकड़े हुए, अब तुम शक्ल देख रहे हो, 4 अलग अलग शक्ल देखते हो क्योंकि ऊंचा नीचे। चारों को अगर एक फ्लैट सरफेस पे, टेबल पे मिलाया तुमने, एक ही प्लेन में ले आया, एक ही दिखती, मीन्स ये एक लेंस की तरह काम नहीं करेगा। रे इसमें से जाएगी, फिर उसमें से जाएगी, फिर इमेज बनेगी। तो एक लेंस तो ये हो गया जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? एफ है, इस टुकड़े की एफ थी ना, और एक लेंस ये हो गया, उसकी फोकल लेंथ भी कितनी है? एफ है। अब सिचुएशन है कि एफ और एफ फोकल लेंथ वाले दो लेंस इन कांटेक्ट, तो 1/f प्लस 1/f दैट इज 2/f, तो क्या बनेगी? f बाय। जो बात नहीं समझ में आई वो पूछते जाना। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी में अभी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां छुपी हुई। ये अलग एक लेंस की तरह काम करेगा, ये अलग एक लेंस की तरह। हर टुकड़े की फोकल लेंथ f है। नाउ द केस इज टू थिन लेंसेज इन कांटेक्ट, तो इस फॉर्मूले से 1/f प्लस 1/f 2/f, so f equivalent is f by 2। E, D के बाद E। आप कितने होशियार हैं? जस्ट चेक इट। फॉर दिस कॉम्बिनेशन सबको क्लियर है? F 2f ये एक लेंस, 2f ये दूसरा लेंस। क्वेश्चन में डायरेक्शन चेंज करते हैं, दूसरी डायरेक्शन में चलते हैं। ये एक लेंस है जिसको अलग अलग मटेरियल से बनाया गया है। यहाँ μ1 का है, ये μ2 का है, ये फिर μ1 का है, ये फिर μ2 का है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, तो इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? हाउ मेनी इमेजेस विल बी देयर? तो मैं याद दिला दूं, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। इमेज जो बनती है जहां फोकस होता है उसके हिसाब से बनती है। ये ऊपर वाला टुकड़ा और ये बीच वाला टुकड़ा, ये एक ही प्लेन में आ रहे हैं, ये एक ही जगह फोकस करेंगे दोनों मिलाकर। जहां इमेज ये वाला टुकड़ा बनाएगा वहीं ये बनाएगा, और ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा मिलकर अलग जगह बनाएंगे। तो कंसेप्ट ये है, जितने मटेरियल होते हैं उतनी इमेजेस। तो इसमें दो तरह के मटेरियल, जितने टाइप के मटेरियल होंगे उतनी इमेजेस। अगर ये सब अलग अलग होते हैं, μ1 μ2 μ3 μ4, तो कितनी बनती? 4। समझ में आ गया? तो फिर दोनों कंसेप्ट को कंबाइन करेंगे। जितने तरह के मटेरियल उतनी तरह की इमेजेस। तो दो तरह के मटेरियल से लेंस बनाए।
और वो सेम प्लेन नहीं है, तो जो म्यू वन जो दो पार्ट हैं वो दोनों मिलकर एक ही जगह फोकस करेंगे, एक इमेज उससे बनेगी। और जो म्यू टू वाले हैं वो दोनों मिलकर एक अलग जगह फोकस करेंगे, उससे एक और इमेज बनेगी, क्योंकि वो डिस्टेंस अलग होगी, फोकल लेंथ अलग होगी, इसलिए दो इमेजेस बनेंगे। अगर वो अलग अलग होते हैं म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, चार, तो कितनी बनती? चार इमेज। दिख नहीं रहा है तो मैं बता देता हूँ, ऊपर है म्यू वन म्यू टू, नीचे है म्यू टू म्यू वन, म्यू वन म्यू टू म्यू टू म्यू वन। नंबर ऑफ इमेजेस, जो बोल रहा है एक वो बिल्कुल सही बोल रहा है। लॉजिक ये है, जो रे इसमें से जाएगी उसको इसमें से जाने ही जाना। तो इन दोनों का जो कंबाइंड म्यू है, म्यू वन पहले आ गया, म्यू टू बाद में आ गया, पर कंबाइंड म्यू, ये दोनों मिलकर वहीं फोकस करेंगे जहां ये दोनों मिलकर करेंगे, इसलिए एक ही इमेज बनेगी। क्लियर? और इफेक्ट देखते हैं इसमें फॉर्मूले में। लेंस में एक डिफेक्ट पाया जाता है, स्फेरिकल एब्रेशन तो होता ही है, जो मिरर में पढ़ा था, जिसकी रेमेडी क्या है? पैराबोलिक मिरर हमको यूज करना पड़ता है स्फेरिकल एब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेंस में भी होता है स्फेरिकल एब्रेशन, उसको कंट्रोल करने के लिए या तो लेंस पे स्टॉप लगा दो, यानी अपर्चर कम कर दो, तो सिर्फ पैरा एक्सेल रेज होंगी, मार्जिनल रेज एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। नहीं तो हम यूज करते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्केव लेंस, जिसमें एक साइड प्लेन होती है, उसको पैरेलल साइड में रखते हैं, ये भी एक लॉजिक काम करता है। दूसरा एक डिफेक्ट होता है क्रोमेटिक एब्रेशन। वर्ड से मीनिंग निकालने की कोशिश करो। क्रोमेटिक, क्रोमेटिक मींस क्रोम, कलर, तो क्रोमेटिक एब्रेशन सोच के देखो, रेड का लैम्डा अलग है, वायलेट का लैम्डा अलग है। लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी, पता है ना आपको? ये है 700 नैनोमीटर, ये 400 नैनोमीटर। एंड यू आल्सो नो दैट म्यू प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा। तो म्यू अलग अलग हो जाएगा रेड कलर के लिए और वायलेट के लिए। तो अगर कोई व्हाइट ऑब्जेक्ट है, उसमें सातों कलर है, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के लिए अलग अलग है, तो हर कलर के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होगी। बताओ किसके लिए ज्यादा, किसके लिए कम होगी? रेड के लिए ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा, डिनोमिनेटर है ना, रेड का म्यू कम है, तो फोकल लेंथ रेड की ज्यादा, तो रेड कलर के लिए फोकल लेंथ ज्यादा होगी, वायलेट कलर के लिए फोकल लेंथ कम होगी। रेड कलर दूर फोकस करेगा, वायलेट को पास में फोकस करेगा, तो कलर सेपरेट हो जाएंगे। तो व्हाइट ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? कलरफुल बनेगी। व्हाइट ऑब्जेक्ट की इमेज कलरफुल बनेगी, और ये डिजायरेबल नहीं। व्हाइट ऑब्जेक्ट की इमेज व्हाइट ही चाहिए, कलरफुल नहीं चाहिए। और इस डिफेक्ट को, जिसमें व्हाइट ऑब्जेक्ट की इमेज कलरफुल बनती है, उसको हम कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है? और इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम? एक लेंस नहीं, लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, कि अगर एक लेंस फैला रहा है या दूर फोकस कर रहा है रेड को, वायलेट को पास में, तो दूसरा लेंस उसका अपोजिट इफेक्ट क्रिएट कर दे, अपोजिट इफेक्ट क्रिएट कर दे, जिससे कि कंपेंसेट हो जाए। तो एक लेंस की वजह लेंस का कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं एक्रोमेटिक डबलेट, वो यूज करते हैं। तो एक्रोमेटिक डबलेट अगर हम यूज करते हैं तो उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन कंपेंसेट हो जाता है, क्योर हो जाता है। और क्या पता कर सकते हो? अगर मान लो ये प्लेन ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, तो बताओ इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? बोथ द रेडियस कर्वेचर इन्फिनिटी, तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी कि जीरो होगी? इन्फिनिटी। फोकल लेंथ बिकम्स इन्फिनिटी, पावर इज जीरो, इसकी पावर जीरो होगी, फोकल लेंथ इन्फिनिटी।
R1 R2 दोनों इन्फिनिटी, 1/f की जगह लिख लो p, तो p हो गया 0। वही तो बता रहा हूँ, 1/f की जगह तुमने लिखा p, पावर कितनी आई? 0 आई। रेसिप्रोकल ऑफ पावर इज फोकल लेंथ, इट बिकम्स इन्फिनिटी। ये फोकस करते नहीं, रेज जैसे जा रही है वैसे ही चले जाए, पैरेलल चले जाए, ना कन्वर्ज करेगी ना डाइवर्ज करेगी, तो कन्वर्जिंग एबिलिटी नहीं है, पावर 0 है। तो रिमेनिंग डिटेल ऑफ लेंस कल खत्म करेंगे, आज के लिए काफी।